हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग रनिंग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 20 11th क्लास और चैप्टर नंबर 30 12th क्लास स्केलेटन सिस्टम यानी मानव का कंकाल तंत्र। इसकी बात हम कर रहे हैं आपके साथ में। और आज हमारे जो टॉपिक हैं उनमें हम पहले तो कल जो अपने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए थे उनकी बात एक बार फिर से कर लेते हैं। कल का वीडियो अगर आपने देखा हो, ढंग से देखा हो, तो आपको पता चला होगा कि वहाँ पर जो क्रेनियल रीजन था, कपाल क्षेत्र था, उस कपाल क्षेत्र में 8 बोन्स मिलती, 8 अस्थियाँ थी। वो 8 अस्थियाँ जो क्रेनियल रीजन में थी, कपाल क्षेत्र में थी, दैट इज द क्रेनियल रीजन जो होता है कपाल क्षेत्र में। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया था ये कपाल क्षेत्र होता है। यहाँ पर 8 प्रकार की 8 बोन्स पाई जाती है। देयर आर 8 बोन्स आर फाइंड इन दिस रीजन, इन दिस क्रेनियल रीजन। दे आर ऑफ 6 टाइप्स। पैराइटल और टेम्पोरल जो बोन्स हैं, ये इंग्लिश की वर्ड है, पैराइटल एंड टेम्पोरल, दोनों पेयर्ड बोन्स हैं, यही दो मिलेंगी। तो दो तो हो गए पैराइटल और 2 हो गए टेम्पोरल, टोटल हो गए 4। और 4 बोन फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड और एथेमोइड। फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड और एथेमोइड ये अनपेयर्ड है। तो 4 तो अनपेयर्ड हो गए और 4 हो गए पेयर्ड, 2-2 करके टोटल हो गए 8। ये 8 बोन मिलकर के हमारा क्रेनियल क्षेत्र बनाती हैं, क्रेनियल रीजन बनाती हैं। और इस क्रेनियल रीजन की खास विशेषता ये होती है कि यहाँ पर सीवंस पाए जाते हैं, सिलाइयाँ पाई जाती हैं। जैसे बॉल की सिलाई होती है, इधर सिलाई होती है, इधर इस तरह सामने इससे सिलाई होती है। सिलाई होने से ये जो हमारी कपाल है, ये जो क्रेनियल क्षेत्र है, ये इस प्रकार का बन जाता है। और जब इसे तोड़ते हैं झटके से तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, इस तरह से 2 पार्ट में बढ़ जाता है। इसलिए हमारी खोपड़ी, हमारा स्कल, हमारी करोटी डाइकोंडाइल है, द्विकंधकी है। तो एक टर्म आएगी डाई कॉन्डाइल यानी कि द्विकंधकी है। तो इंसान की खोपड़ी कैसी है? द्विकंधकी या डाइकोंडाइल, जो 2 हिस्सों में बट गई है, 2 टुकड़ों में बट गई है। आगे समझो आपको बात। तो ये डाइकोंडाइल या द्विकंधकी है, खोपड़ी होती है जो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, क्योंकि 2 हिस्से एक्चुअल में जितनी भी सिलाइयां हैं वो इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर के, ये दिस इज द पॉइंट बीच में, यहां पर आकर के ज्वाइंट हो जाती हैं। इस पॉइंट को जहां सभी सिलाइयां, सभी सीवन आकर के ज्वाइंट होती हैं, इसे हम महारंध्र कहते हैं हिंदी में, और बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम कहते हैं या महारंध्र कहते हैं। तो महारंध्र वो प्लेस है जहां से तोड़ने पर, झटका देने पर 2 हिस्सों में हमारी खोपड़ी, हमारा स्कल, हमारी करोटी टूट जाती है, बढ़ जाती है। और इस स्थिति को डाइकोंडाइल पोजीशन कहते हैं, 2 हिस्से में बढ़ जाती है। तो क्रेनियल क्षेत्र के अंदर जो ये जो रीजन है इसमें 8 बोन्स हैं, 6 टाइप की हैं। देर आर 6 टाइप ऑफ बोन्स फाइंड। नंबर में 8 हैं, तरीके में 6 हैं, प्रकार में 6 हैं, टाइप्स में 6 हैं। नाम लिखा हुआ है। पैराइटल, टेम्पोरल पेयर्ड बोन्स हैं। फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड और एथेमोइड अनपेयर्ड बोन्स हैं। टोटल मिलाकर 8 हो गई, 2 and 2 पेयर्ड हो गई, 4, 5, 6, 7, 8 सिंगल है, अनपेयर्ड है। डाइकोंडाइल खोपड़ी हो गई। फोरामेन मैग्नम छिद्र हो गया, जहां से तोड़ा सकता है। C1 में सिलाइयाँ पाई जाती हैं। और अगर आप अपने इन हिस्सों को देखोगे तो यहाँ ऑसिपिटल बोन जो होती है वो थोड़ी उठी हुई होती है, ये वाली ऑसिपिटल बोन, तो इसे बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल, हिंदी में अनुकपाल अस्थिकंध इस शब्द को बोलते हैं। लेकिन इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, मुख्य बातें हैं फोरामेन मैग्नम, महारंध्र और अस्थियों के नाम जो कपाल का क्षेत्र बनाती हैं। और कपाल का क्रेनियल क्षेत्र का काम क्या होता है कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना, उसे धक्कों से, चोट से बचाना, ये सारे काम ये करती है। अब हम बात करते हैं फेशियल रीजन की, चेहरे वाले हिस्से की। तो चेहरे वाले हिस्से में देखो नाक भी आ जाती है, नसिका क्षेत्र, ये जबड़ा आ जाता है, ऊपर का, निचले का, दांत आ जाते हैं, डेंट, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं। जो पैलेंटाइन तालू आ जाता है, छत आ जाती है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर नेजल,
नेजल जो नाक में मिलेगी आपको, ठीक है ना। पैलेंटाइन जो तालू ऊपर किससे मिलेगी, मैक्सिला जो ऊपर जबड़ा है, मैंडिबल जो निचला जबड़ा है, लेक्रामाइल जो होती है, लेक्रामाइल जो होती है वो कहाँ होती है, वो हमारी आइज, नेत्र जो होते हैं वो होती है, वहां पर एक बॉन्स पाई जाती है लेक्रामाइल और जाइगोमेटिक। तो ये सारे बॉन्स नेजल, पैलेंटाइन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्रामाइल और मैंडिबल्स। नेजल नाक में हुई, पैलेंटाइन ऊपर के जबड़े में हुई, सॉरी तालू हुआ, मैक्सिला ऊपरी जबड़े में हुआ, मैंडिबल निचले जबड़े में हुआ, लेक्रामाइल नेत्र में के आसपास का एरिया हुआ, और जाइगोमेटिक जो होता है वो चेहरे का सामने का हिस्सा बनाती है। तो इस प्रकार ये पेयर्ड है। पेयर मतलब दो दो, नेजल दो हैं, पैलेंटाइन दो हैं, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्रामाइल और मैंडिबल, ये सभी दो दो हैं। टोटल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 6 2 के 12 12 बोन्स हो गए यहाँ पर। और बोमर और डेंटरी, डेंटरी दांत बनाएगी और बोमर दांत को लगाने के लिए। तो ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है और ये पेयर्ड है। इस प्रकार से 12 और 2 14 हो गई, 14 हो गई। इस तरह की 14 अस्थियां आपको कहां मिलेंगी, आननीय फेशियल क्षेत्र में मिलेंगी, जो आप जानते हो। देन हम बात करते हैं आगे इसके बाद कि दिस इज द बोन, जिसे मैंने हायोइड कहा था, जिसे कंटिका अस्थि कहा था। इस जगह पर बोन होती है, एक सिंगल बोन होती है, और 3 बोन जो मिडिल ईयर में होती है, ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। कल के वीडियो में बता चुका हूं, मेलियस इनकस स्टापीज और मेलियस इनकस स्टापीज। तो इधर मेलियस है, इनकस स्टापीज है, इधर मेलियस है, इनकस स्टापीज है। तो नाम देखते जाओ आप, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड, इथेमोइड, नेजल, पैलेंटाइन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्रामाइल, मैंडिबल, बोमर, डेंटरी और हायोइड, और क्या होता है एमआईएस, यानी कि इनकस, मेलियस, मेलियस इनकस स्टापीज। ये सारे नाम हमारे जो खोपड़ी वाला क्षेत्र होता है, स्कल वाला रीजन होता है, उसमें बॉन्स पाई जाती है। बॉन्स हमारी डाइकोंडाइल होती है। ये चर्चा हमारी खत्म होती है यहाँ पर, ये हमारी बात कंप्लीट होती है। अब इसी में आगे चलते हैं। तो आपको कल के चार्ट में हमने बताया था कि सामने की ओर एक उरोस्थी या स्टर्नम नाम की बोन होती है। तो उरोस्थी या स्टर्नम की जो बोन होती है, अगर उसकी मैं बात करूं तो इस तरह की बोन आपने देखी कल, उरोस्थी स्टर्नम, और उसका जो एक हिस्सा होता है वो ये वाला पार्ट जो होता है इस जगह पर, यहां से लेकर यहां तक बोन है, ये वाला पार्ट धसा हुआ है, और इस धसे हुए पार्ट को जिफॉइड, जीफॉइड प्रोसेस कहते हैं, जीफॉइड प्रोसेस कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होता है नुकीला होता है, इसे मेनुव्रियम कहते हैं, मेनुव्रियम कहते हैं। और बीच में आपको जैसे कि पता है 7 पार्ट्स यहां पर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7। और इन्हीं 7 पार्ट से आकर के याद करो, पीछे से जो पसलियां आ रही हैं, रिब्स आ रही हैं, वो आकर के चिपकेंगी, तभी उन्हें ट्रू रिब्स कहेंगे। मैं आपको कल के वीडियो में बता चुका हूं। तो 7 टुकड़े, 7 पार्ट से बना हुआ ये बोन होती है, नाम है स्टर्नम या उरोस्थी, जिसका ऊपरी हिस्सा धसा हुआ होता है, क्योंकि यहां पर आकर के कॉलर बोन आकर के जुड़ेगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कॉलर बोन, ये कॉलर बोन, ये आकर यहां पर चिपकेगी, ठीक है ना। बहुत आसान सा बात है। नीचे वाला नुकीला हिस्सा इसका मेनुव्रियम कहलाता है। ये हमारी बात होती जाती है किसके बारे में, स्टर्नम के बारे में। तो मैंने आज स्टर्नम पूरा किया आपको, मैंने आपको क्रेनियल रीजन, फेशियल यानी स्कल के बारे में बात की आपसे। फिर तीसरे मैंने आपको कल बताई थी बात, कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम के बारे में चर्चा की थी मैंने आपके साथ में। और वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या देखोगे वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड में, कि आपको ग्रीवक क्षेत्र के अंदर सर्वाइकल रीजन में, मैंने आपको कल बताया था, यहां 7 बोन्स होती हैं, बताया था मैंने आपको कल, ये कल का वीडियो है। उसमें से फर्स्ट सर्वाइकल बोन यानी पहली ग्रीवा कशेरुका जो होती है वो एटलस कहलाती है। तो प्रथम ग्रीवा कशेरुका, प्रथम ग्रीवा कशेरुका जो होती है वो क्या कहलाती है, एटलस कहलाती है, एटलस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आ चुका है। और दूसरी ग्रीवा कशेरुका होती है, दूसरी जो होती है, सेकंड जो होती है, दूसरी यानी कि सेकंड जो होती है, उसे हम एक्सिस कहते हैं। यूं समझ लो ये एटलस है, दिस इज द एटलस, और ये एक्सिस है, दिस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड दिस इज द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। और दोनों आपस में जुड़ रही हैं, और दोनों आपस में ऐसे जुड़ रही है जैसे रिंग जुड़ी होती है, जैसे बेरिंग होती है ना, बेरिंग जुड़ी होती है ऐसे। और एक्सिस पर एटलस, ये एक्सिस है, इस पर एटलस चलती है यूं,
ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और ये एटलस है, इस पर चल रही है। और इसी एटलस के ऊपर खोपड़ी या स्कल या करोटी सेट रहती है। तो जब ये मूव करती है तो हमारी खोपड़ी या करोटी भी मूव करती है, स्कल मूव करती है। स्कल मूव कर रही है, इसका मतलब एटलस मूव कर रही है। एटलस मूव कर रही है मतलब वो एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है। तो एटलस और एक्सिस के बीच में एक जॉइंट होता है, और उस जॉइंट की वजह से दोनों मूव करते हैं। मूव करने से हमारी खोपड़ी मूव करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और बची हुई जो 5 हैं ग्रीवा कशेरुकाएं, जो रिमेनिंग 5 ग्रीवा कशेरुकाएं जो हैं, उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। तो रिमेनिंग, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और रिमेनिंग 5 जो होती है, जो रिमेनिंग 5 हैं ग्रीवा कशेरुकाएं सर्वाइकल वर्टिब्रा, उन्हें टिपिकल माने सामान्य सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है। सामान्य ग्रीवा कशेरुकाएं कहा जाता है। तो सामान्य ग्रीवा कशेरुकाएं 5 हुई। पहली ग्रीवा कशेरुका को नाम दिया गया एटलस, दूसरी ग्रीवा कशेरुका को नाम दिया गया एक्सिस। और एटलस और एक्सिस इंपॉर्टेंट होती है। एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट बनता है। एटलस के ऊपर सेट होती है खोपड़ी स्कल करोटी, जो मूव करती है एटलस और एक्सिस के मूव होने की कारण से। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, थोरेसिक रीजन में 12, लुम्बर रीजन के अंदर कटी क्षेत्र में 5, और जो सैकल रीजन है, जो त्रिक वाला क्षेत्र, उसमें 1, और अनुत्रिक या कॉर्डल या पुच्छ क्षेत्र के अंदर 1 कशेरुका होती है, वर्टिब्रा होती है। इस तरह से टोटल वयस्क में 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। अगर एक सामान्य कशेरुका की संरचना देखें, हम स्ट्रक्चर देखें, तो वो कैसा दिखता है? एक टिपिकल वर्टिब्रा का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक सामान्य कशेरुका की बात कर रहे हैं हम, जो कशेरुक दंड में पाई जाती है। सामान्य कशेरुका जो कशेरुक दंड में पाई जाती है, या यूं कह दीजिए कि जो वर्टिब्रा होती है, जो कशेरुक दंड का निर्माण करती है, वो एक रिंग शेप्ड होती है, अंगूठी की तरह होती है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से अंगूठी, ठीक है ना। और उसके बीच में एक छिद्र होता है, खांच होती है, और इसी में होकर के मेरु रज्जु इस प्रकार से सेट हो जाता है। मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड, याद आ रहा होगा आपको, स्पाइनल कोड चलता है। तो एक के ऊपर एक बंच के रूप में, ढेर के रूप में, अंगूठी शेप्ड, रिंग शेप्ड कशेरुकाएं वर्टिब्रा एक के ऊपर एक सेट रहती है, 26 के 26, ठीक है। और वो कैसे रहती है? ऐसे रहती है, देखो, जैसे ये एक कशेरुका, सेकेंड, थर्ड वन, 4, 5, 6, और आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अंतर कशेरुक बिंब यानी इंटर वर्टिब्रल जो फ्लैक्स्ड होते हैं, जो उपास्थियां होती हैं, कॉर्टिलेज होती हैं, उनसे जुड़ी रहती हैं, जो हमको हल्की हल्की फ्लेक्सिबिलिटी या लाइट फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करती हैं। तो यदि एक सिंपल कशेरुका, एक टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर हम शो करें, तो हमें कैसा दिखाई देगा, वो हम बात कर रहे हैं। एक टिपिकल सिंपल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर हम देखें तो देखिए, सबसे ऊपर उसमें एक इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, फिर 2 साइडों में स्ट्रक्चर मिलेगी इस तरह की, और फिर नीचे से ये स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक जनरल, एक सामान्य कशेरुका है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, यूं, दिस इज द कॉलम, ये होता है इस तरह से यूं, और ये बीच में एक आर्च है, तो इसे बोलते हैं न्यूरल आर्च। न्यूरल आर्च, जिसे हिंदी में कह सकते हैं तंत्रकीय कंटक। कंटक ये उभरा हुआ होता है, और एक्चुअल में एक कशेरुका, एक वर्टिब्रा का ये पोस्टीरियर रीजन है, पश्च क्षेत्र है। दिस इज द पोस्टीरियर रीजन, ये पोस्टीरियर रीजन है, और दिस इज द एंटीरियर रीजन, ये एंटीरियर रीजन है, ये अग्र क्षेत्र है। ये अग्र क्षेत्र हुआ और ये पक्ष क्षेत्र हुआ, ठीक है। और दोनों के बीच में यहां पर न्यूरल कैनाल मिलेगी, ये न्यूरल कैनाल, दिस इज द न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल का मतलब होता है तंत्रकीय नाल, नाल माने नली, तंत्रकीय नाल, ठीक है ना। न्यूरल कैनाल होती है, और ये होते हैं, ये ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, आर्च होती है यानी अनुप्रस्थ प्रवर्ध होते हैं। ये क्या होते हैं? अनुप्रस्थ प्रवर्ध। और ये होती है बॉडी या काय या शरीर, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सिंपल या टिपिकल वर्टिब्रा का एक फोटो है, एक डायग्राम है, एक चित्र है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है
कि एक सिंपल वर्टिब्रा है जिसमें उसका पूरा शरीर है, बॉडी वाला पार्ट है, उसके साइडों में जो पंख की तरह, फिंस की तरह फैल गया वो ट्रांसवल आर्च अनुप्रस्थ प्रवर्ध है, ऊपर जो निकल गया वो तंत्रिकीय कंटक है यानी न्यूरल आर्च है, और बीच में जो छिद्र होता है वो न्यूरल कैनाल है। ये इस तरह से देख लीजिए, ये यूं दिखाया गया है, इस तरह का फोटो इस तरह का दिखाया गया, देखो यूं इस तरह से दिखाया गया ऊपर, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है, ये ऐसे होता है, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रिंग रखते चले जा रहे हैं हम लोग, रिंग, ठीक है ना। और जो रिंग रखते जा रहे हैं तो दिस इज द पार्ट जो उभरा हुआ है, इसे न्यूरल आर्च कहेंगे, दिस इज द पार्ट इसे बॉडी कहेंगे, इसे न्यूरल कैनाल कहेंगे, जिसमें जिसमें क्या होता है, जो मिरर्स होती है स्पाइनल कॉर्ड वो पाई जाती है, और साइडों में अनुप्रस्थ प्रवर्ध निकले रहते हैं। इस तरह एक के ऊपर एक वर्टिब्रा सेट होती है, और सेट होने के साथ उनके बीच बीच में अंतर कशरुक बिंब पाए जाते हैं, या यूं कह दीजिए कि उनमें उपास्थि कॉर्टिलेज लगे होते हैं, और जब वो कॉर्टिलेज उपास्थि लगी होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये हमारे सामने क्वेश्चंस आ जाता है, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा एक टिपिकल वर्टिब्रा हो गया। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद पसलियां पढ़ाई गई थी आपको, रिब्स पढ़ाई गई थी। रिब्स मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से 3 तरह की रिब्स होती हैं। कल आज हम आपके साथ जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अनुबंधी कंकाल यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको कल बताया था, फोर लिम्ब यानी अग्रपाद कंकाल, हैंड लिम्ब यानी पश्चपाद कंकाल। अब पश्चपाद जुड़ा होता है श्रोणि मेखला यानी कि पेल्विक ग्रेडल से, और अग्रपाद जुड़ा होता है अंश मेखला कंधे की अस्थियों से, अंश मेखला यानी पेक्टोरल ग्रेडल से। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे पहले वो करेंगे पेक्टोरल ग्रेडल क्या होती है। ये जो अंश मेखला है जो कंधा बनाती है, ये वाला हिस्सा बनाती है, ये वाला हिस्सा बनाती है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा बनाती है। देख लीजिए आप अपने आप को हाथ लगा कर देख सकते हो, ये वाली बोन होती है यहाँ पर। ये हिस्सा जो होता है ये हमारा पेक्टोरल ग्रेडल है यानी अंश मेखला है, और ये वाला कमर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या है, पेल्विक ग्रेडल है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया अंश मेखला, अंश मेखला, और अंश मेखला जो होती है ये अंश मेखला है, और ये हो गई श्रोणि मेखला, ये हो गई श्रोणि मेखला। इंग्लिश में बात करें हम लोग तो अंश मेखला जो होती है वो पेक्टोरल ग्रेडल होती है, ग्रेडल, ग्रेडल माने मेखला होती है, ग्रेडल, और पेल्विक ग्रेडल जो होती है, ग्रेडल, ये हो गई आपकी श्रोणि मेखला। तो अंश मेखला और श्रोणि मेखलाओं की चर्चा करेंगे। अंश मेखला जुड़ा होता है अग्रपाद का कंकाल फोरलिम्ब का, श्रोणि मेखला जुड़ा होता है पश्चपाद का कंकाल। तो पहला हमारा टॉपिक होगा अंश मेखला और श्रोणि मेखला। देखिए अंश मेखला की बात करें तो इसमें 2 बोन्स होती हैं। एक बोन्स का नाम होता है स्कैपुला, स्कैपुला जो एक ट्रायंगुलर या त्रिकोणाकार अस्थि है। ये आपको त्रिकोणाकार जो अस्थि दिखाई दे रही है इसको अंश मेखला कहते हैं। अगर मैं यूं खड़ा हो जाऊं इस तरह से, ध्यान देना, तो मैं इस अंश मेखला को बना रहा हूं, दिस इज द, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये और ये जो बोन है, आप अगर अपनी पीठ पे हाथ लगाओगे इस जगह पर, इस पॉइंट पर, ये वाला, ये हिस्सा, ये जो अस्थि होती है ऐसे करके आप देखोगे यहाँ एक बोन है, इस जगह पर बोन है, यही वो बोन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, स्कैपुला। इसे बोलते हैं अंश फलक। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश फलक अस्थि, अंश फलक अस्थि बोलते हैं इसको, स्कैपुला। ये स्कैपुला बीच में से उठी हुई होती है, इसे स्पाइन कहते हैं, यानी कि स्कैपुला स्पाइन, स्कैपुला स्पाइन कहते हैं, कंटक कहते हैं। तो एक त्रिकोणाकार अस्थि होती है जिसका नाम होता है स्कैपुला, त्रिकोणाकार, ट्रायंगुलर शेप, जो इस तरह की दिखाई देती है। इस तरह से मैंने हाथ बना दिया मेरा, और यहां पर एक गड्ढा बना हुआ है, इसमें ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, इस गड्ढे में ये अग्रपाद की अस्थि जो फोर लिम्ब की बोन है, ये फिट बैठेगी नहीं बैठेगी भाई? अरे ये फिट बैठ रही है ना, कंधा उतर जाएगा नहीं तो। यह एक गड्ढा है, इस गड्ढे में अग्रपाद यानी फोर लिम्ब की अस्थि जाकर फिट बैठती है। इस गड्ढे को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, या हिंदी में बोलते हैं अंश उलूखल, उलूखल गुहा, अंश उलूखल गुहा या ग्लिनोइड कैविटी इसको कहते हैं। जहां आकर के मैं बोल चुका हूं आपको, क्या, अग्रपाद यानी इस हाथ की, मैं इस हाथ की बात कर रहा हूं, इस हाथ की जो अस्थि है जिसका नाम है ह्यूमरस, ह्यूमरस अस्थि, नाम सुना होगा ह्यूमरस, उसका हेड आकर के फिट बैठेगा, और जब फिट बैठेगा तो एक जॉइंट बनाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल यानी अगला हिस्सा बॉल की तरह है, सॉकेट माने गड्ढा, तो यहां पर बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो बनता है, जिसे हम कह सकते हैं कंदुक, हिंदी में बोलते हैं तो कंदुक खल्लिका संधि। आपको जैसा समझ में आए, हिंदी वालों को हिंदी वाला, इंग्लिश वालों को इंग्लिश वाला, वैसा पढ़ लेना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि इस कैविटी में आकर के हेड बैठेगा। हेड किसका हेड बैठेगा? इस बोन का, हाथ की बोन का हेड बैठेगा। और जब हेड बैठेगा तो इसी हेड की वजह से हम लोग अपने हाथ को आसानी से घुमा सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा क्योंकि आपकी ह्यूमरस है, अग्रपात की अस्थि है, उसका हेड इसमें आकर के फिट बैठते गए गड्ढे नुमा रचना होती है। समझ में आ गई होगी। ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, इसके बोला, इसका जो अग्र हिस्सा होता है, ये वाला अग्र हिस्सा, ये दो उभार बनाता है। पहला उभार जो बड़ा है, ये वाला बड़ा उभार है, इसे बोलते हैं एक्रोमियन। इसे अंशकूट प्रवर्ध, हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला का अंशकूट प्रवर्ध, एक्रोमियम। और दूसरा छोटा उभार होता है, इसे बोलते हैं कॉरोइड। इसका हिंदी नाम है अंशतुंड, तुंड प्रवर्ध। जैसे हिंदी में समझना, देखो आप लोग दोनों लैंग्वेज ना पढ़े, एक पढ़े कोई भी, क्योंकि दोनों वीडियो बन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। तो एक्रोमियम बड़ा उभार होता है, छोटा उभार जो होता है वो कौन सा होता है? कोरोड होता है। एक्रोमियम अंशकूट प्रवर्ध और ये अंशतुंड प्रवर्ध ये होता है। और इन्हीं से निकलती है वक्रत अस्थि, जिसका नाम होता है क्लेविकल या कॉलर बोन। क्लेविकल या कॉलर बोन इसे कहते हैं। और ये कॉलर बोन जरा देखें, इस हाथ को देखें मेरे को, ऐसे ये कैविटी है। अगर आप यहां हाथ लगाओगे इस जगह पर तो आपको उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा, देखिएगा ना, आप लगा कर देखना, इस जगह पर उभरा हुआ हिस्सा है, फिर यह छोटा उभरा हुआ हिस्सा है। यहां से एक बोन चली, जरा देखो यहां से चली, ये पकड़ो उंगली को, ये चली, और देखो ये वाली बोन, ये वाली बोन, और यहां तक आ गई। कहां आ गई? बोलो, उरोस्थी, स्टर्नम को आ गई। इस अस्थि को क्लेविकल या कॉलर बोन कहते हैं। तो देखो, जो यहां से चल रही है, यहां से चल रही है, कहां से? एक्रोमियम चल रही है, और चलती 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 कहां आ गई बताइए? यहां आ गई। और किससे आकर के जुड़ रही? किससे जुड़ गई? बोलो, सबसे आगे स्टर्नम से। ऐसे ही इधर से आई, ये भी उभार है, उभरा हुआ हिस्सा यहां देखेंगे, इधर यहां से क्लेविकल आई, कॉलर बोन यहां के जुड़ गई। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया। दोनों क्लेविकल में खड़ा हुआ हूं, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। अगर मैं इधर भी एक बना दूं, ठीक है ना, तो दोनों क्लेविकल बोन वक्र अस्थियां आकर के ज्वाइंट हो जाती हैं। इस प्रकार का ये हमारा होता है क्या? अंश मेखला। तो अंश मेखला दो अस्थि से मिलकर बना होता है। नाम याद रखना, स्केपुला, एक स्केपुला ये रही और एक स्केपुला ये रही, दैट्स 1 and 2। एक क्लेविकल ये रही और एक क्लेविकल ये रही, हो गई 4 बोन्स। तो इस तरह की अस्थियां होती हैं। और इस तरह का जो होता है बीच में स्पाइन कंटक, त्रिभुजाकार अस्थि, अंश फलक अस्थि जिसे अपन कहते हैं स्केपुला, बीच में स्केपुला स्पाइन, और इसका ऊपरी उभरा हुआ भाग एक्रोमियम अंशकूट प्रवर्ध, छोटा उभरा भाग कोरोइड अंशतुंड प्रवर्ध, और वहां से एक वक्रत अस्थि निकलती है जिसे क्लेविकल या कोलर बोन कहते हैं, जो आगे आकर के स्टर्नम से जुड़ जाती है, दोनों साइड से आकर जुड़ती है, और इस प्रकार हमारी कंधे की अस्थि बनती है, स्कंद बनता है हमारा, ठीक है ना। इसे हम अंश मेखला कहते हैं। इसमें एक गड्ढा होता है, आर्च होता है, इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है। इस गड्ढे को अंश उलूखल गुहा कहते हैं, ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं इंग्लिश में, जहां पर आकर के जो ह्यूमरस है, अग्रपात की अस्थि, उसका हेड फिट बैठता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, कंदुक खलिका संधि बनाता है। ये हमारी चर्चा हो जाती है आपके साथ में किस संबंध में? बोलिए, पेक्टोरल गिरिडल के संबंध में। आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे श्रोणी मेखला यानी पेल्विक गिरिडल के बारे में। अब हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं पेल्विक गिरिडल के बारे में, जिसे अपन श्रोणी मेखला कहते हैं। और श्रोणी मेखला की एक खास बात ये होती है कि बीचों बीच से अगर इसे काट दें यूं तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक इधर टुकड़ा और एक इधर टुकड़ा, ठीक है ना। इधर में मैं आपको डायग्राम बना सकता हूं इसका। बीचों बीच से अगर इस टुकड़े को काट दूं मैं तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इधर और इधर, और दोनों टुकड़ों को नाम देते हैं ओस इनोमिनेटम। ओस इनोमिनेटम, ओस इनोमिनेटम, और यही मिनेटम और यही अस्थि का नाम है। यानी अगर हमारी श्रोणी मेखला की बात करूं कमर से नीचे,
तो एक अस्थि लेफ्ट साइड में, एक अस्थि राइट साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में है, दो अस्थियां हैं, दोनों का नाम है ऑस इन्नोमिनेटम। और प्रत्येक ऑस इन्नोमिनेटम जो होती है, प्रत्येक साइड की ऑस इन्नोमिनेटम 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें बोलते हैं इलियम। इलियम, ये रही पहली अस्थि इलियम, फर्स्ट ऑफ द इलियम। दूसरी प्यूविक, दूसरी होती है प्यूविक सेकंड नंबर की, ये प्यूबिक हो गई सेकंड नंबर की। और तीसरी होती है इस्चियम। इस्चियम, ये 3 नंबर की इस्चियम ये हो गई। ध्यान देंगे आप लोग, इलियम, प्यूबिक और इस्चियम, ठीक है ना। इलियम, प्यूबिक और इस्चियम। इलियम सबसे ऊपर की अस्थि ये वाली, जहां पकड़ सकते हो बेल्ट बनती है, इलियम, ठीक है ना। उससे नीचे जाओगे तो जहां बेजाइना होती है, योनि होती है, वो वाला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, प्यूबिक कहलाता है। और सबसे निचला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इस्चियम। तो इलियम ऊपर है, देखो ये इलियम पार्ट हो गया, ये प्यूबिक पार्ट हो गया और ये इस्चियम पार्ट हो गया, समझ में आ गई। इस्चियम पार्ट हो गया और इसके 2 हिस्से हो गए। इस तरह से अगर हम बात करें 2 हिस्से, तो इलियम, प्यूबिक और इस्चियम। इधर भी इलियम, प्यूबिक और इस्चियम 2 हिस्से हो गए, समझ में आ गई बात। तो ये 3 छोटी अस्थियां मिलकर, इलियम, प्यूबिक और इस्चियम 3 छोटी अस्थियां मिलकर के और क्या बनाती हैं, एक ऑस इन्नोमिनेटम बनाती हैं। और जो एक ऑस इन्नोमिनेटम होता है, अगर एक ऑस इन्नोमिनेटम एक साइड में होता है, दूसरा दूसरा में होता है, इस प्रकार टोटल मिलाकर के 2 ऑस इन्नोमिनेटम अस्थियां बन जाती हैं। तो श्रोणी मेखला में 2 ऑस इन्नोमिनेटम होती हैं और प्रत्येक ऑस इन्नोमिनेटम इलियम, प्यूबिक और इस्चियम से बनी हुई होती है। इसमें एक खास बात यह होती है कि प्यूबिक अस्थि बीचों बीच जाकर के इस तरह से जॉइंट अप हो जाती है, जुड़ जाती है, और इसी पोजीशन पर मिलती है योनि यानी वेजाइना। और मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि प्रसव के समय जब रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है अंडाशय से, तो प्यूबिक सिम्पाइसिस जो जॉइंट है, सिम्पाइसिस मतलब जॉइंट, प्यूबिक का जॉइंट वो खुल जाता है, हल्का सा संधि है वहां पर, और जो योनि मार्ग है, जो वेजाइनल जो पथ है, वो भी ओपन हो जाता है। जब ओपन हो जाएगा तो वहां से एक रास्ता बन जाएगा, पथ बन जाएगा, जहां से प्रसव पॉस्चुरेशन इजीली हो जाता है, बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। तो जो योनि होती है, वेजाइना होती है, वो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट के ऊपर ही होती है, जो इसकी जॉइंट खुलने से फ्लेक्सिबल होकर के जो स्किन होती है उसकी वेजाइना की, वो ओपन हो जाती है और वो चौड़ा हो जाता है, मार्ग वाइड हो जाता है और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है, ये हमने आपके साथ में चर्चा की, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए आगे नीचे 2 टुकड़े होते हैं जिन्हें श्रोणी रंध्र कहते हैं। ये गड्ढे हैं 2 श्रोणी रंध्र, पेल्विक आर्च, इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन दोनों सिरों पर इलियम अस्थि से जुड़ा हुआ दोनों सिरों पर गड्ढे होते हैं। और जैसा गड्ढा अंश मेखला में मिला था, यानी पेक्टोरल ग्रेडल में मिला था, जिसका नाम था ग्लिनोइड कैविटी, ऐसा ही गड्ढा आपको श्रोणी मेखला में मिलेगा, जिसका नाम होगा एसिटाबुलम कैविटी। वहां था अंश उलूखल गुहा, और यहां शब्द हिंदी में आएगा श्रोणी उलूखल गुहा। श्रोणी उलूखल गुहा, जैसे अंश उलूखल गुहा आया, वैसे यहां क्या नाम आएगा, श्रोणी उलूखल गुहा यानी एसिटाबुलम कैविटी। जैसे वहां पर अग्रपात की अस्थि फिट बैठी थी, यहां पर पश्चपात की अस्थि बोन फीमर आकर के फिट बैठेगी इसी गड्ढे के अंदर। जैसे आर्च है तो यहां पर आकर के फीमर जो होती है, उस फीमर नाम की अस्थि का हेड फिट बैठेगा और ये पश्चपात की अस्थि आकर फिट बैठेगी। और वहां पर भी जॉइंट जो बनेगा, उस जॉइंट का नाम भी होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या नाम होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कंदुक खलका संधि, नाम बदल गया है। वहां पर क्या नाम था, ग्लिनोइड कैविटी, यहां पर एसिटाबुलम कैविटी हो गया यहां पर नाम। वहां पर ह्यूमरस फिट बैठ रही थी, यहां पर फीमर आकर के फिट बैठेगी। ये आपको बातें समझ में आई होंगी श्रोणी मेखला के बारे में। अब हम आपको एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में जो आपको जैसे कल बनाया था, जिसको अनुबंधी कंकाल का, इसमें अंश मेखला और श्रोणी मेखला भी लिखेंगे, उनकी अस्थियों के नाम लिखेंगे, और 126 जो अस्थियां हैं उनकी आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह की कौन सी होती हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अग्रपाद का कंकाल, पश्चपाद का कंकाल और संधियां, जॉइंट्स,
अस्थियों से बने हुए, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके इन 3 लेक्चर में बोन वाला पार्ट पूरा होगा, फिर मसल्स वाला पार्ट लेंगे अगले 2 डेज 2 दिन में। तो अभी हम बात करेंगे अनुबंधी कंकाल के डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में अंश मेखला और श्रोणी मेखला कंप्लीट हो चुकी है, अग्रपाद और पश्चपाद हम स्टडी अगले में करेंगे। तो बनाते हैं चार्ट। अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ में अनुबंधी कंकाल, जिसका चार्ट में 126 अस्थियां होती हैं। इनमें से 6 अस्थियों की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं, मेखलाएं ग्रिडल्स। अंश मेखला मैंने बोल दिया, एक स्कैपुला, दूसरी स्कैपुला, एक क्लेविकल, दूसरा क्लेविकल। तो 2 क्लेविकल हो गई और 2 स्कैपुला हो गई, 2 स्कैपुला हो गई, 2 क्लेविकल हो गई, टोटल मिलाकर 4 हो गई अंश मेखला में। एक ऑसिनोमिनेटम इधर राइट साइड में, एक ऑसिनोमिनेटम लेफ्ट साइड में, श्रोणी मेखला में 2, टोटल हो गई 6। अब बचती है 120, 120, 60 यहां है, 60 यहां है। क्यों 60? एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में 60, एक पाम में 30, 2 में 60। मैं अब एक की स्थिति बता रहा हूं आपको, एक यानी 30 का डेफिनेशन बता रहा हूं, एक हाथ की बता रहा हूं। इनको डिवाइड करते हैं, ह्यूमेरस, ह्यूमरस, ठीक है, फिर रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, एक बोन हो गई ह्यूमरस एक हाथ की, रेडियस एक हो गई, अल्ना एक हो गई, टोटल कितनी हो गई? 2 बोन हो गई। रेडियस अलग है 1 और अल्ना अलग है 1, बराबर हो गई 2। फिर आपकी आ जाती हैं कलाई की अस्थियां, ठीक है ना, कार्पल्स, इन्हें बोलते हैं कार्पल्स। ये टोटल मिलाकर होंगी 8। फिर होंगी मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स ये होंगी 5। और फिर होंगी फेलेंजेस, फेलेंजेस यानी अंगुलास्थियां, जो होंगी 14, जिनका फॉर्मूला है 2 3 3 3 3। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखिए एक हाथ की बात कर रहा हूं, एक ह्यूमरस है ये वाली अस्थि, ये दिस इज द 1 ह्यूमरस, एक ह्यूमरस है। फिर 2 अस्थियां यहां होती हैं, ये रेडियस अल्ना, ठीक है ना, यहां हाथ लगाओगे इस जगह पर गड्ढा हो जाएगा, एक इधर है एक इधर है। रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, 2 हो गई। फिर कलाई में जाओगे तो 8 है, यहां पर 3 और 5 का सेट लगा हुआ है, 8 टोटल, एक कलाई में 8 है, 8, ठीक है ना। फिर हाथ पे जाओगे हथेली पर, एक इधर गई, 1 2 3, ये दिख रही है आपको साफ साफ, 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। 5 हो गई मेटाकार्पल्स, बोलते हैं हथेली वाली मेटाकार्पल्स। और फिर उंगलास्थियां देखो, 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3, टोटल हो गई 14, 3 3 3 3 12 और 2 14, 5 ये हो गई, ठीक है ना, 8 ये हो गई, 2 ये हो गई, 1 हो गई, गिनती कर लो, 1 2 3 8 11 16 और 14, 30 हो गई, इसका फॉर्मूला है, ये 30 हो गई। एक हाथ में, 2 हाथ में कितनी हो गई? 60। दैट्स क्लियर, समझ में आई बात। इसका चर्चा करेंगे, चित्र बनाकर डायग्राम बनाकर कैसी होती है, उनकी क्या क्या उनके अंदर और चीजें होती हैं। इधर आ जाइए अब आप लोग, ह्यूमरस की जगह आ गया फीमर, ह्यूमर की जगह आ गया फीमर, फीमर। रेडियस अल्ना की जगह आ जाता है टिबिया फिबुला, फिबुला। और कार्पल्स की जगह आ जाता है टार्सल्स, टार्सल्स। और मेटाकार्पल्स की जगह आ जाता है मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। और फेलेंजेज की जगह फेलेंजेज ही होती हैं, फेलेंजेज होती हैं उंगलास्थियां। उंगलास्थियों का फॉर्मूला वही है 2 3 3 3 3 इक्वल टू 14। फीमर वही है 0 1 यानी 1, टिबिया फिबुला वही है 1 एंड 1 इज इक्वल टू 2। देख लें इधर पाम में जैसे ये है ऐसे एक बड़ी अस्थि है, फिर 2 अस्थियां हैं। अब देखिए एक बात हो जाती है, अब क्या होता है, टार्सल्स जो है ना
वो कितनी होनी चाहिए? कार्पल्स 8 थी तो टार्सल्स भी 8 होने चाहिए, ये रह जाती है 7। 7 एक कहां चले गई? एक कहां चले गई? वो एक जो टार्सल्स थी वो टार्सल्स कम हो गई, उसके बदले में यहां पर जॉइंट बनाता है घुटने का, यह एक नई अस्थि आती है जिसका नाम होता है पटेला। क्या नाम होता है? पटेला। ये एक अस्थि है पटेला। तो एक टार्सल्स कम हो गया, उसकी जगह पर घुटने का जॉइंट बनाने वाली अस्थि बन गई, बोन बन गई, इसका नाम है पटेला। एक स्पेशल बात है यहां पर। बाकी मेटाटार्सल्स वही 5 की 5 है जो कि तलवा बनाएंगे, तलवा, और उंगलास्थियां 14 हैं। तो सिंपल है, यहां कार्पल आया वहां टार्सल आया, यहां मेटा कार्पल आया वहां मेटाटार्सल आया। सिर्फ एक चेंज आया कि कार्पल्स 8 की जगह 7 रह गई और उनकी जगह पटेल आ गई। गिनती गिनोगे 14, 19, 20, 27, 29, 30, 30 हो गई और 2 पाव में 60 हो गई। ये आपको याद करना होगा चार्ट। कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका भी डायग्राम बनाएंगे, सारे अस्थियों को नॉमिनेट करेंगे और फिर हम संधियों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका आधा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट ये वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।